पिछले साल करीब मार्च अप्रैल का महीना था, एक गांव में एक बारात आई हुई थी। तो उस बारात में एक प्रदीप नाम का लड़का भी था जो बाराती के तौर पर उस गांव में आया हुआ था। तो सभी अपने नाच गाने में एंजॉयमेंट में आनंद ले रहे थे। तो प्रदीप जो था वो एक लड़की के पीछे थोड़ा सा दीवाना हो जाता है, वो लड़की उसको पसंद आती है। तो प्रदीप पूरी रात भर कोशिश करता है कि उस लड़की से बातचीत हो या उसका नंबर मिल जाए तो आगे बातचीत बढ़े। धीरे धीरे उस रात प्रदीप की उस लड़की जिसका नाम शिवानी था उससे बातचीत हो जाती है और दोनों एक दूसरों को आंखों ही आंखों में पसंद करने लग जाते हैं। और प्रदीप जो होता है वो शिवानी का नंबर लेने में कामयाब हो जाता है। अब वो नंबर ले लेता है, प्रदीप अपने घर चला जाता है। अब घर जा कर के अगले दिन प्रदीप शिवानी के नंबर पर फ़ोन करता है तो शिवानी भी बातचीत करती है, हेलो हाय हेलो से बातचीत शुरू होती है। और धीरे धीरे दोनों में कब प्रेम बढ़ने लग जाता है ये उन दोनों को भी पता नहीं लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में वादे खाना शुरू कर देते हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब परिवार वालों को इन दोनों के रिश्ते के बारे में जानकारी लगती है। परिवार वाले भी राजी खुशी सहमत होते हैं इन दोनों के रिश्तों को लेकर के। ठीक है, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही हो और एक रिश्ता भी है गाँव से, तो शादी कर दिया जाए। तो परिवार वाले और बीच बचाव वाले और जो आपका रिश्ता जो करवाते हैं, ये बीच वाले की सहमति से दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता तय हो जाता है और शादी वगैरह भी हो जाती है। शादी इसी साल 7 मार्च को शादी होती है। पूरा परिवार दोनों का खुश था, चाहे वो लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो, दोनों काफ़ी खुश थे। लड़का पक्ष में शादी होने के बाद रिसेप्शन देने का एक रिवाज होता है। तो रिसेप्शन की तैयारियां प्रदीप के घर पर बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी। घर वाले बहुत खुश थे कि आज प्रदीप का रिसेप्शन है, उसकी सुहागरात है। तो घर वाले रिसेप्शन से एक दिन पहले प्रदीप उसकी पत्नी के साथ हंसी मजाक बातचीत होती है और पूरे परिवार एक साथ 20-25 लोग बैठ करके खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खा करके प्रदीप जो होता है वो शिवानी के साथ उसके कमरे में चला जाता है। अब ये दोनों कमरे में क्या करते हैं किसी को कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन जो पता लगता है वो सुन करके वो घर क्या, वो मोहल्ला का, वो पूरा टोला, वो पूरा प्रदेश, वो पूरा देश आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी क्या बात हो गई जो इन दोनों को इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर क्या ऐसी बात हो गई जिस पल का, जिस रात का लोग कई दिनों से इंतज़ार करते हैं, उस रात दोनों की लाश उनके कमरे से बरामद होती है। घर का दरवाज़ा अंदर से, उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और बाहर से काफ़ी खटखटाने के बाद जब आवाज़ नहीं निकलती है तो लोगों को शक होता है। पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस आती है, दरवाजे को तोड़ा जाता है। तो जब अंदर का जो नज़ारा होता है वो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला था। प्रदीप जो था वो पंखे के सहारे कमरे में लटका हुआ पाया जाता है, जबकि जो शिवानी होती है उसका गला दबा करके हत्या कर दिया गया था। अब ये सब सारी चीज़ें थी। पुलिस भी समझती है कि जब दरवाज़ा अंदर से बंद है तो हो सकता है कि बाहर के लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। अंदर के ही ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा करके या तो एक दूसरे को मारे पीटे हैं, तभी इन दोनों की हत्या हुई है। बहुत सारी चीज़ें थी जो कई सवालों का रूप जन्म देती है और इन सवालों का जवाब पुलिस भी ढूंढने की कोशिश करती है और जो चीज़ें निकल करके समझ में आती हैं और सुनाई देती हैं, वो चीज़ें सुन करके आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्या है ये पूरी घटना, किस वजह से इन दोनों की हत्या हुई है, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल ये जो पूरी घटना बताई जा रही है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले की। अयोध्या ज़िले में एक थाना लगता है कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज में एक मुरावन टोला है। मुरावन टोला का ही प्रदीप पासवान, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, वो रहने वाला है। प्रदीप पासवान जो मुरावन टोला में रह करके टाइल्स का काम करता था, क्योंकि बचपन में ही उसके जो पिताजी हैं उनकी मौत हो चुकी थी, जिनका नाम था भग्गन की परिवार में प्रदीप, उसका एक भाई दीपक और 2-3 बहनें थी। तो अब जो बहनें थी उनकी शादी हो चुकी थी और प्रदीप जो था वो छोटा था और उसका एक बड़ा भाई था दीपक की भी शादी हो गई थी। तो प्रदीप घर में छोटा था। तो घर वाले भी काफ़ी खुश थे कि
ठीक है, प्रदीप अगर किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे शादी किया जाए। और ये जो पूरी घटना है, ये घटना पिछले साल मार्च अप्रैल से ही बताई जा रही है कि दोनों एक दूसरे को शादी में ही मिले थे, वहीं पर एक दूसरे के साथ जान पहचान हुई और एक दूसरे के लिए शादी और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाए और ये बात पूरी शादी तक आई। परिवार वाले भी खुश थे कि प्रदीप उस लड़की को पसंद करता है, हमारे घर में आखिरी शादी है तो बहुत धूमधाम से होगा। और प्रदीप भी अपने तरीके से बहुत कोशिश करता है कि वो शिवानी के लिए अपने घर को इस तरीके से सजा दे जैसे वो घर घर ना हो, स्वर्ग हो। घर में टाइल्स लगाना, अब आप समझ सकते हैं एक टाइल्स लगाने वाला मिस्त्री जिसकी आमदनी कितनी होगी, लेकिन फिर भी वो अपने से बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है। घर में टाइल्स लगाना, घर को चमकाना, चूना, पेंट, ये सब सारी चीज़ें उसके घर में लगातार चल रही थी। घर वाले भी काफ़ी खुश थे कि प्रदीप इतना खुश है, और घर वाले भी परिवार के सदस्यों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, तो वही सब सारी चीज़ और सिचुएशन चल रही थी, तो घर वाले भी बहुत खुश थे। प्रदीप जो था वो बारात की तैयारी करता है और बारात का जो दिन होता है वो 7 मार्च को प्रदीप पासवान की शादी थी। बारात पहुंचती है डीली सरैया के मजरे मोहलिया निवासी मंतूराम की पुत्री शिवानी के पास, शिवानी पासवान के पास उसकी बारात प्रदीप की पहुंचती है। सारे बाराती काफ़ी ज़्यादा खुश थे। शादी भी होती है और सही समय पर सही लग्न के अनुसार शादी तय हो जाती है। 8 मार्च को शादी की प्रदीप शिवानी को लेकर के अपने घर आता है, विदाई होती है। 11 बजे लगभग विदाई हो जाती है और दोपहर 1 बजे तक जो प्रदीप था शिवानी को लेकर के अपने घर पहुंच जाता है। शाम 4 बजे तक पूजा वगैरह का जो भी कार्यक्रम होता है वो सब कुछ संपन्न हो जाता है और रात 11 बजे तक जो भी प्रदीप के घर की महिलाएं थी, भाई नई बहू आई थी तो जश्न मनाना, गीत गाना, ये सब सारी चीज़ें आमतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वाले राज्यों में होते रहती हैं, तो वहाँ भी चल रहा था। तभी जो प्रदीप की बहन होती है वो आती है और कहती है भैया भाभी इंतज़ार कर रही है और जाओ। तो प्रदीप शर्मा जाता है, थोड़ा सा झींपता है और महिलाएं जो थी उससे भी मजाक करती हैं कि जाओ प्रदीप, काफ़ी तुम इंतज़ार किए हो, आज तुम्हारा सुहागरात है। तो प्रदीप भी शर्माते लजाते वो उस कमरे में दाखिल हो जाता है जिस कमरे में शिवानी पहले से मौजूद थी, वो उसका इंतज़ार कर रही थी। तो प्रदीप उस कमरे में चले जाता है। जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू करते हैं और बातचीत शुरू होती है। अब ये बातचीत कब एक दूसरे की जान लेने तक ख़त्म होती है किसी को भी पता नहीं था। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है वो आगे आपको इस पूरी जो कहानी है इसमें पता चलेगा कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ। तो दोनों के बीच जो कुछ भी हो वो सब कुछ रात तक तो सही था, लेकिन सुबह के 6 बजे उसका जो भाई होता है प्रदीप का बड़ा भाई दीपक, घर में रिसेप्शन था तो सारी तैयारियां हो रही थी। 9 तारीख को घर में रिसेप्शन है, 8 तारीख को लड़की आ चुकी है, 9 को रिसेप्शन है। घर में सारी तैयारियां चल रही कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम है, घर में लोग आएंगे, उसके लिए तैयारियां करना है। तो दीपक जो था प्रदीप का बड़ा भाई, वो मंडी जाने के लिए सब्जी वगैरह सुबह में खरीद लिया जाता है, सस्ता मिलता है, इस वजह से लोग चले जाते हैं। तो वो सुबह प्रदीप को आवाज़ लगाता है कि भाई चलो मंडी चलना है, लेकिन प्रदीप उठता नहीं है। तो वो सोचता है कि हो सकता है थका वगैरह होगा, काफ़ी ज़्यादा शादी वगैरह में भागदौड़ भी हुआ है, तो वो उसको छोड़ करके चले जाता है मंडी, सब्जी लेने चले जाता है। अब सब्जी लेने जाता है, उसके बाद 6 बज जाता है, 7 बज जाता है। प्रदीप की बहन आती है, कमरे में आवाज़ लगाती है प्रदीप, आवाज़ अंदर से नहीं आती। तो वो भी सोचती है कि हो सकता है थके होंगे, दोनों सोए होंगे, वो भी कुछ नहीं कहती है। लेकिन जब 1-2 घंटे और बीतते हैं, फिर उसकी बहन आती है, आवाज़ लगाती है, तो उसे थोड़ा सा शक होता है कि इतना नींद में कोई कैसे सो सकता है कि आवाज़ ही ना दे। तो वो उस कमरे में एक खिड़की था, उस खिड़की को हटा करके झांकने की कोशिश करती है। तो जब झांकती तो हल्का सा सुराख में से उसे दिखाई देता है कि घर में, उस कमरे में जो पंखा लगा हुआ, उस पंखे से प्रदीप एक साड़ी के सहारे लटका हुआ है। अब इतना देखना था, वो लड़की सन्न हो जाती है, उसका हाथ पैर जैसे काटो तो खून नहीं, एकदम सन्न पड़ जाती है। जैसे तैसे आवाज़ लगाती है, आस पड़ोस के लोग, घर वाले, शादी विवाह का माहौल था, घर में काफ़ी लोग जमा थे। पूरे उस कमरे को लोग घेर लेते हैं,
बहुत सब रोना धोना चालू हो जाता है। इसी बीच पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अयोध्या की कैंट पुलिस जो थी उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस भी पहुंचती है तो जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था। अब पुलिस उस दरवाजे को तोड़ करके अंदर दाखिल होती है। जब दाखिल होती है तो सामने जो पुलिस देखती है उसमें देखती है कि अंदर प्रदीप जो है वो साड़ी के सहारे पंखे पर लटका हुआ है, जबकि जो शिवानी है जिसकी उम्र 22 साल है वो उस बेड पर लेटी हुई है जिस बेड पर उसका सुहागरात मनाना था। उस बेड पर वो लेटी हुई है। अब जो शिवानी है उसके गले पर काफ़ी ज़्यादा नाखूनों का मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके गले को बहुत ज़ोर से दबाया गया है और कोई किसी व्यक्ति का नाखून जो है उसके गले में अंदर तक धंस गया है। और जो शिवानी थी वो इस तरीके से सोई हुई थी कि ऐसा लग नहीं रहा था कि उस पर बहुत ज़्यादा कुछ हमला या कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है, दोनों के बीच में कुछ ऐसा मारपीट हुआ है, ऐसा देख करके शिवानी के शरीर को या प्रदीप के शरीर को लग नहीं रहा था। तो पुलिस भी इन दोनों का मामला मान करके तफ्तीश शुरू करती है। फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, काफ़ी चीज़ें एकत्रित की जाती हैं और जब एकत्रित की जाती हैं जो फॉरेंसिक टीम होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाती है, पोस्टमार्टम होता है दोनों की लाशों का। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और फॉरेंसिक टीम के अनुसार जो चीज़ निकल करके आती है वो चीज़ सुन करके मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर इतनी सी छोटी सी बात पर एक दूसरे का जान लेना, ये मतलब हत्या की वजह नहीं बन सकती। आज के इस पढ़े लिखे समाज में लोग जागरूक हो रहे हैं और इस तरीके की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। खैर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि पत्नी जो थी, पत्नी की हत्या रात करीब 3 बजे पत्नी की हत्या की गई थी। पत्नी मतलब शिवानी। और जो शिवानी की हत्या करने वाला कोई और नहीं, प्रदीप था। प्रदीप ने रात के 3 बजे उसकी हत्या की और इतना तेज गला दबाया कि उसकी हत्या हो गई। उसका नाखूनों का जो निशान था उसके गले पर पाया गया। उसके बाद जो शिवानी की हत्या होती है, शिवानी की हत्या होने के 1 घंटे के बाद, ये डिस्टेंस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर गया है कि 1 घंटे के बाद प्रदीप की हत्या होती है। और प्रदीप जो था इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा डर जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया। जब उसको महसूस होता है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने शिवानी को मार दिया है, तो वो अब आगे पीछे डर जाता है। डरने के बाद उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपने से साड़ी को फंदा बना करके उस पर टेबल के सहारे चढ़ता है और अपने पैर से उस टेबल को गिरा देता है और वो उस साड़ी के फंदे से पंखे पर लटक करके मर जाता है। मरने के बाद अब ये सब सारी चीज़ें जो निकल करके आई हैं तो ये सब सारी चीज़ें चौंकाने वाली है। वहीं इस पूरे मामले में जब पुलिस तफ्तीश कर रही है तो पुलिस भी जो चीज़ें निकाल करके बाहर लाई है वो सब सारी चीज़ें और भी थोड़ा सा शॉकिंग है। इसमें जो सीओ हैं शैलेंद्र सिंह, इस पूरे मामले में उन्होंने जो भी जाँच किया है वो बता रहे हैं कि ये जो पूरी घटना घटी है, ये घटना एक मैसेज को लेकर के घटा है। दरअसल बात ऐसी थी कि प्रदीप जो था जब शिवानी के कमरे में जाता है तो प्रदीप शिवानी से ऐसे ही एक अपने दूसरे मोबाइल नंबर से शिवानी के मोबाइल पर मैसेज करता है और मतलब हाय हेलो करके कि अनजान लड़के का, मतलब शिवानी जैसे किसी और से पहले से बात करती हो, किसी और के प्रेम में हो, ये जांचने की कोशिश करता है। तो इसी बीच अब इन दोनों को इस बातचीत से लेकर के अनबन शुरू हो जाती है। अब प्रदीप जो था वो शिवानी के पिछले कोई बॉयफ्रेंड है, कोई प्रेमी है तुम्हारा, इस बात को लेकर के प्रदीप जानने की कोशिश करता है कि कहीं शिवानी का किसी और के साथ तो रिलेशनशिप नहीं था पहले से ही। ये सब सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता है। और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी उसमें भी ये चीज़ बताया गया है कि इन दोनों का मरने से पहले शारीरिक संबंध भी बनाया गया है, मतलब एक दूसरे के साथ ये फिजिकल रिलेशनशिप में भी आए हुए हैं। तो मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में आने के बाद कहीं ना कहीं प्रदीप को कुछ ऐसा शक हुआ है जो शिवानी के थ्रू वो जानने की कोशिश करता है कि तुम्हारा पहले से किसी और के साथ रिलेशनशिप था नहीं था। वो एक मैसेज के थ्रू ये सब सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता है। लेकिन अब ये जो बातें थी, ये बातें हो सकता है प्रदीप और शिवानी के बीच में क्लियर ना हुई हो, दोनों के बीच आपसी तू मैं हुआ हो। और जो शिवानी थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शिवानी सो गई। तो शिवानी सो गई है। सोने के बाद प्रदीप जो था वो मौका देख करके जब शिवानी सोई हुई थी तो वो बहुत ज़ोर से अपने दोनों हाथों से उसके गले को दबा देता है।
गला इतना तेज़ दबाता है कि जो उसका नाखूनों का निशान होता है उसके शिवानी के गले पर पड़ जाता है। और जब शिवानी दर्द में मतलब मौत उसके सामने था, उससे छटपटाती है, तो इन दोनों के बीच में हल्का सा मतलब होता है, बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन गला इतनी तेज़ दबाया गया था कि उस कमरे के अगल बगल जो भी लोग थे उनको भी ये आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य था। खैर, शिवानी की हत्या हो जाती है और शिवानी की हत्या होने के बाद जब प्रदीप देखता है कि अब मैंने ये बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, तो वो भी अपने आप को समाप्त कर लेता है। ये जो शैलेंद्र सिंह है सीओ, उनके अनुसार ये सब सारी चीज़ें निकल करके आई है। तो जो निष्कर्ष है वो एक निष्कर्ष ये निकलता है कि एक छोटे से मैसेज के लिए किसी को जज करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना, क्या ये सही है? अब ये कहानी सुनाने के उद्देश्य किसी की भावनाओं को मेरा ठेस पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। बस आपको जागरूक करना है कि क्या इस छोटी छोटी बातों के लिए हम एक दूसरे के साथ इतना बड़ा घिनौना अपराध कर लेते हैं, या एक दूसरे को मार लेते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। क्या ये सही है? और सही है तो किस हद तक सही है? मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, गलत है। ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम उन चीज़ों को आपसी सहमति से और आपसी रजामंदी से इन चीज़ों को दूर भी कर सकते हैं। गलतफहमियों को मिटाया जा सकता है, बैठ करके एक दूसरे के साथ प्यार से एक दूसरे का विश्वास जीत करके गलतफहमियों को मिटाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलतफहमियों को जन्म देती हैं, उन गलतफहमियों को बैठ करके मिटाया जाता है। खैर, आप क्या समझते हैं इस पूरी घटना से? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस कहानी को लेकर के आपकी जो भी राय है वो हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन हो, हम भी और नई नई कहानियाँ आपके लिए ले करके आएँ, नई नई घटनाएँ जो भी घटित हो उस पर मैं डिटेल एक रिपोर्ट लेकर के आऊँ। आगे फिर से नई कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।